हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई समांतर श्रेणी का हम यहाँ पे अगला लेक्चर लेते हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी में इससे पहले हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होता है। हमने देख लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। आज हम समांतर श्रेणी के nवें पद को थोड़ा और डिटेल से देखेंगे और उससे संबंधित बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग कापी पेन पकड़ के बैठ जाओ बढ़िया से, है ना। करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। यहाँ पे देख लेते हैं, बात करेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बता के रखा था। क्या होता है भाई समांतर श्रेणी का व्यापक रूप? क्या बताया था मैंने कि यदि मेरे पास प्रथम पद a है और मेरा d सार्व अंतर है तो हर बार क्या होगा, d जुड़ते जाएगा अगले पद में। d क्या होगा, जुड़ते जाएगा अगले पद में। तो d का अगले पद में जुड़ना, यही इसको समांतर श्रेणी बनाता है। हर बार अगले पद में d जुड़ रहा है, मतलब हर बार दो पदों के मध्य का अंतर हमेशा आपको d देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि भाई ये मेरा अगर पहला पद है, इसको लिख लेते हैं, ये मेरा अगर पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो यहाँ पे d का गुणांक, यहाँ पे देखो पद दूसरा है d का गुणांक 1 है, पद तीसरा है d का गुणांक 2 है, पद चौथा है d का गुणांक 3 है। यहाँ पे पद पहला है तो चाहे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a धन 0 गुणा d। तो पद पहला है, d का गुणांक 0 है। भाई नाइंसाफी लग रही है थोड़ी सी, तो इसका इंसाफ अगर हमें करना है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a 1 माइनस 1d। सर ये लिखने का क्या सेंस है, देखते हैं सेंस एक बार फिर से। a यहाँ 1 है तो इसको 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या, 2 माइनस 1d। फिर से देखते हैं a, इसको मैं 3 माइनस 1d लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई बिना किसी दिक्कत के। करेक्ट, क्या लिख दिया, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। इसका अगला जो चौथा पद है क्या लिख देंगे, a 4 माइनस 1d। तो अब ध्यान से देखो, पहला पद 1 माइनस 1, दूसरा पद 2 माइनस 1, तीसरा पद 3 माइनस 1, चौथा पद 4 माइनस 1। मतलब हाँ भाई सेंस अभी क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि कुछ तो सिमिलर मिल रहा है हमें। तो ऐसे सिमिलर मिलते मिलते अगर मैं बढ़ते जाऊं, ऐसे सिमिलर मिलाते हुए अगर मैं बढ़ते जाऊं, तो अगर मैं गया कहाँ तक, tn तक। tn मेरा क्या है भाई, nवां पद है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, a धन n माइनस 1d। चौथा पद के लिए चौथा पद के लिए t4, a धन 4 माइनस क्या था, 1 था, 4 माइनस 1 था। चौथा पद के लिए 4 माइनस 1, nवां पद के लिए n माइनस 1। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम पहले भी बोल चुके हैं कि भाई समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या बोले थे, समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर क्या हो जाएगा, a धन n ऋण 1d। बोलो हाँ, करेक्ट है क्या। समांतर श्रेणी का nवां पद होगा tn बराबर a धन n ऋण 1d, बिना किसी दिक्कत के। मतलब ये है भाई सिंपल सा लॉजिक कि आपको कोई समांतर श्रेणी दे दिया जाए, उसका प्रथम पद दे दिया जाए, उसका सार्वंतर दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे, तब यहाँ पे आप मान रखोगे प्रथम पद की जगह d की जगह, और बोला जाए कि भाई इस नंबर के पद का मान बताओ, है ना, चौथे पद का मान बताओ, तो आप बोल दोगे n की जगह 4 रख दिया। छठे पद का मान बताओ तो n की जगह 6 रख दिया। nवें पद का मान बताओ तो n की जगह n तो है ही, है ना। तो भाई सीधा सा लॉजिक है, समांतर श्रेणी का nवां पद के लिए हमारे पास उत्तर बनता है a धन n ऋण 1d। यही आपको काम आने वाला है यहाँ पे आज की क्लास में। और आगे भी जब आप पढ़ेंगे, कुछ जटिल से भी क्वेश्चन करेंगे, टफ क्वेश्चंस करेंगे, तब भी nवां पद आपको हर जगह काम आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सूत्र सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे सीधा सीधा। प्रश्न सीधा ले लेते हैं। दिया गया है समांतर श्रेणी AP दिया गया है,
2, 7, 12 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। 10वां पद ज्ञात करने बोला है। अगर ये बोल दिया है ना एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी सामने में लिख दिया तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि एपी है कि नहीं है, कोई नीड नहीं है चेक करने की, ठीक है। और अगर नीड नहीं है चेक करने की तो बिना किसी दिक्कत के आप कह सकते हो कि मेरा जो प्रथम पद है ए बराबर, ये प्रथम पद 2 हो जाएगा, ठीक है। बिना किसी दिक्कत के आप कहोगे कि मेरा जो सार्व अंतर होगा किसी भी 2 पदों के मध्य के अंतर के बराबर होगा। तो मेरा जो सार्व अंतर डी होगा ये मैं कह देता हूँ दूसरा और पहला पद को घटा दिया मैंने, तो यहाँ से दूसरा पद कितना है 7 है, उसमें से 2 को मैंने घटा दिया तो 5 होगा। अगर बोल दिया ना अगर समांतर श्रेणी है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे के पदों को माइनस करके चेक करने की, चाहे तो मन में चेक कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर समांतर श्रेणी बोला नहीं, आपको बोल दिया कि श्रेणी दिया गया है, रैंडम बोल दिया श्रेणी दिया है और कोई सा भी पद निकालो, तो सबसे पहले तो भाई चेक कर लेना वो समांतर श्रेणी है भी कि नहीं है। तो चेक करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरे में से पहला पद को घटा के तो देख लो, तीसरे में से दूसरे पद को भी घटा के देख ही लेना और रिटर्न में देख लेना, लिख के भी देख लेना है, यहाँ पे दर्शा भी देना कि हाँ भाई दोनों पदों के मध्य का अंतर बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसलिए सार्वांतर है इसलिए समांतर श्रेणी है। एक बार चेक कर लेना, यहाँ चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब यहाँ पे 10वां पद निकालने बोला है तो n का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया। 10वां पद बोला मतलब n का मान 10 मिल गया। तो हम जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं हम, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर मैं इसको tn से दर्शाऊं तो आ जाएगा a धन n ऋण 1 d, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, nवां पद के लिए n की जगह 10 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 10वां पद, क्या लिखेंगे हम, अतः 10वां पद t10 से दर्शाएंगे। t10 बराबर क्या हो जाएगा, a, तो a हो जाएगा 2, n माइनस 1 तो n क्या हो जाएगा 10, 10 ऋण 1 और d क्या हो जाएगा हमारे पास, d हो जाएगा 5, तो d को हम रख देंगे 5। तो t10 बराबर हमने क्या रखा, देखो t10 बराबर क्या रखा, 2 धन 10 ऋण 1 गुणा 5, करेक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 2 धन 10 ऋण 1 9, 9 गुणा 5, 2 धन 9 पंचे 45, तो यहाँ से 47। तो 10वां पद कितना हो गया, 47 हो गया बच्चा, क्लियर है क्या, 47 हो गया हमारा 10वां पद। शुरू में जब आप समांतर श्रेणी हल करने को स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी मानो तो भाई जो इजी सी श्रेणी है उसमें जैसे यहाँ पे 10वां पद निकालने बोला, आपने सूत्र से निकाल लिया 47। यार एक बार थोड़ा सा टाइम लगा लो, टाइम निकाल के 5 हर बार जोड़ के देख लो, 5 पर जोड़ के देखो, सर्वांतर 5 है, 5 को जोड़ के देखा, 10वें पद तक जाओ, एक बार चेक कर लो कि हाँ भाई बिल्कुल सही बैठा है कि नहीं मामला। स्टार्टिंग में जब आप बनाने स्टार्ट करो तो इस प्रकार से भी चेक करो, बाद में तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा 10वां पद आ गया 47, करेक्ट। चलो अब यहाँ से अगला सवाल क्या आता है, यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ हर बार अलग टाइप के क्वेश्चंस लूंगा ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाने में हेल्प हो। जैसे कि यहाँ पे दी है एपी, यहाँ पे भी बोल दिया समांतर श्रेणी है 21, 18, 15, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। हो सकता है कि कभी नंबर बढ़ते क्रम में दिखे, कभी नंबर घटते क्रम में दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कौन सा पद -81 होगा, क्या बोला, कौन सा पद -81 होगा, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन चालू हो जाता है। साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, ये हमें चेक करना है, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 एक्सेट्रा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारे पास ए अगर से दर्शा दूं तो यह हो जाएगा 21,
प्रथम पद ए क्या हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा। कौन सा पद -81 बोला, ये तो चेक करेंगे, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहाँ सार्वांतर भी पता कर लो। सार्वांतर या इसी को सार्वांतर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। d बराबर क्या आ जाएगा T2 - T1 करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18 और इसमें से घटा देंगे कितना 21, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -3 आ जाएगा आपका सार्वांतर। अब यहाँ पे कौन सा पद -81 है पता करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या मानेंगे भाई, मान लेते हैं कि कोई सा भी पद, मान लो nवा पद, माना nवा पद बराबर कितना है -81। क्या मान लिया, nवा पद -81 मान लिया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं Tn द्वारा दर्शा सकते हैं, करेक्ट। तो Tn बराबर क्या है -81 है। Tn मतलब nवा पद -81 है। Tn के लिए फॉर्मूला तो बच्चे को पता है, अभी बताया था, a धन n-1d बराबर -81। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे इक्वेशन निकल के आ गया है, करेक्ट। इसको फिर से लिख लेते हैं, a धन n-1d बराबर -81, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो प्रथम पद a जो है क्या हो जाएगा 21, n का मान तो हमें ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास कितना है -3, तो बराबर कितना हो जाएगा -81। यहाँ से हम देख सकते हैं 21 -3n हो जाएगा, ऋण हो जाएगा -3 बराबर -81, करेक्ट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 3n को हम दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर सकते हैं, -81 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं। तो 81 धन 21 धन 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3n, करेक्ट। चलो भाई 3n को हम एक पक्ष में ले लेते हैं। ज़्यादातर ट्राई किया करो जो चर वाली राशि है, चर वाली राशि को इस तरफ लेने का ट्राई किया करो, लेफ्ट हैंड साइड लेने का ट्राई किया करो। सभी को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 1 और 3, तो 3 2 5, करेक्ट। इसके बाद कितना 8 2 10, 105। n का मान कितना आ जाएगा 105 बटे में 3 से भाग दोगे, 3 3 9, 1 बचा, 3 पंचे 15, तो n बराबर कितना आ गया 35 आ गया। n बराबर क्या आ गया 35 आ गया। क्या माना था हमने, माना था कि nवा पद मतलब Tn -81 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं अतः 35वां पद बराबर -81। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है, आप सभी बच्चों को ये अच्छे से याद रखना चाहिए। एक नोट करने वाली बात है, क्या नोट करना है भाई, n का मान जो है, n का जो मान है, जब भी आप nवा पद मानो, कभी भी nवा पद मानो, तो जो n का मान है, n का जो मान है वह सदैव एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आना चाहिए, या हम कह सकते हैं एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, करेक्ट। क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे तो जैसे 105 आया, 105 बटे 3 किया, आ गया n का मान 35, तो 35वां पद मैंने कह दिया। मान लो ये पूरी तरह से भाग नहीं जाता, कोई दूसरा संख्या आता है, 105 की जगह कोई दूसरा संख्या होता और ये पूरी तरह भाग नहीं जाता, ठीक है। मान लो आ जाता ये, मान लो आ जाता 34.5 आ जाता, तो 34.5वां पद क्या होता है, ये तो संभव ही नहीं ना। 34.5वां पद, अगर कोई आप श्रेणी पे चलोगे तो कैसा पद मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे पद मिलेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे, चल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चाहे तो कहो तो प्राकृत संख्या कह लो, है ना, चाहे तो इसको प्राकृत संख्या भी कह सकते हो। तो ये प्राकृत संख्या के मिलेंगे, जो भी पद हमें मिलेगा प्राकृत संख्या के नंबर्स में मिलने वाले हैं। तो जो हमें पद मिलेंगे वह क्या होना चाहिए, पूर्ण नहीं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्ण नहीं, क्या लिखना चाह रहा था मैं इसको, धनात्मक पूर्णांक संख्या या धनात्मक पूर्ण संख्या। चाहे तो धनात्मक पूर्ण संख्या ले लो, धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख लो, चाहे तो प्राकृत संख्या लिख लो, चाहे तो प्राकृत संख्या लिख लो, तीनों लिख सकते हो, ठीक है।
पूर्ण नहीं है, वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब जीरो को छोड़ के, या सीधा सीधा प्राकृत भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ से हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास n का मान एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या के रूप में आए तब तो ठीक है, अगर ना आए तो समझ जाना कि समांतर श्रेणी में ये वाला पद, जो पद बोला है वो उपस्थित नहीं है। ठीक है, वो वाला पद उपस्थित नहीं होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया अगला प्रश्न, वह एपी मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है यार, देखो सबसे पहले तो हमें पता है चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है भाई, समांतर श्रेणी का nवां पद जिसको हम Tn से प्रदर्शित कर सकते हैं होता है a धन n ऋण 1 d। ये होता है, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn से अगर प्रदर्शित करें, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, Tn बराबर होता है a धन n ऋण 1 d। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने ही नहीं है, बहुत ईजी है। प्रश्नानुसार क्या बोले, तीसरा पद 5 है, तो आप क्या कहोगे, तीसरा पद 5 है मतलब T3 इक्वल 5। करेक्ट, तीसरा पद 5 है, T3 इक्वल 5 हो गया। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, a धन 2d लिख सकता हूँ, या आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो तो a धन 3 ऋण 1d लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी चाहे लिख लो। क्या आ जाएगा हमारे पास, a धन 2d बराबर 5, ये हमारा समीकरण पहला। करेक्ट। सेम टू सेम एक और चीज़ दिया है, सातवां पद 9 बोला है, तो क्या लिखेंगे, T7 बराबर 9। इसको भी वैसे समझा देता हूँ मैं आपको, a धन क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1d इक्वल 9। क्या आ जाएगा हमारे पास, a धन 6d बराबर 9। करेक्ट। तो ये हमारा समीकरण पहला, तो ये हमारा समीकरण दूसरा। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि भाई जहाँ पे भी आपको बड़ी संख्याएं दिखाई दे उसमें से छोटी संख्याओं वाले को घटा दो। तो समीकरण 2 को ध्यान से देखो, इसमें से समीकरण 1 को घटा दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a धन 6d बराबर 9, और यहाँ से क्या आ जाएगा, a धन 2d बराबर 5। इसमें से क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे, ये आपस में कैंसल आउट। कितना बचा, 4d, यहाँ बचेगा 4, d बराबर 4/4। कितना आ जाएगा, 4 से 4 जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1। d का वैल्यू कितना आ गया, 1। प्रश्न क्या पूछा था कि निर्धारित कीजिए, AP निर्धारित करना है, मतलब AP हमें बनाना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो d का मान 1 आ गया, चूंकि d बराबर 1, अतः मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दो भाई, a धन 2d बराबर 5, ये समीकरण है, a धन 2d बराबर 5। d का मान रखो यहाँ 2 गुणा 1 बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 ऋण 2 बराबर 3। a का मान है 3, प्रथम पद a बराबर 3 आ गया, सार्व अंतर d बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से क्या कहोगे, अतः T1 प्रथम पद a बराबर कितना है मेरे पास, 3 है। फिर क्या कहोगे, T2 a धन d, मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 धन 1 बराबर 4। T3 a धन 2d, 3 धन 2 गुणा 1, तो 3 2 5। T4 a धन
3D 3 धन 3 गुणा 1, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो प्रथम पद 3 था, 3 में 1 जुड़ा 4, 4 में 1 जुड़ा 5, 5 में 1 जुड़ा 6। तो यहाँ से भाई एक एक क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है और इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास समांतर श्रेणी क्या आ गया, AP निर्धारित करना था, तो आगे है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। करेक्ट है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत, परेशानी या किसी भी प्रकार का डाउट हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ओके, तो AP निर्धारित करना था, ये निर्धारित कर दिया हमने AP, बहुत ही आसानी से। करेक्ट। चलो भाई बढ़ते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन में। चौथे नंबर का क्वेश्चन, अब जो नॉर्मली अभी तो क्वेश्चन कर रहे थे भाई आगे से पीछे की ओर जा रहे थे, अब पीछे से आगे की ओर चल रहे हैं। प्रश्न है AP दिया गया है 10, 7, 4। खास बात यहाँ है अंतिम पद भी दिया गया है -62, ठीक है। अंतिम पद से 11वें पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11 पद मतलब उल्टा चलना है, अंतिम पद से 11वां पद चलना है। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको कहीं पर भी अंतिम पद का जिक्र करें, ठीक है, तो अंतिम पद को मान लेते हैं nवां पद। क्या मानते हैं, अंतिम पद को क्या मान लेते हैं हम, nवां पद मानते हैं। एक और बात बता दूं, अंतिम पद को L से दर्शाया जाता है, L फॉर लास्ट, सिंपल सा लॉजिक है। और nवां पद को A धन n ऋण 1 D से दर्शाया जाता है, जैसे कि आपको पता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न में आपको समांतर श्रेणी दिया गया है और अंतिम पद दिखाई दे रहा है यहाँ पे -62 है। अंतिम पद से उल्टे ओर चलना है, प्रथम पद की ओर चलना है और हमें अंतिम पद से चलते हुए 11वें पद को हासिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, चूंकि प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्रथम पद A बराबर 10, सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 10 मतलब कितना, ऋण 3। करेक्ट, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटाएं तो कितना, सार्वंतर D हमारा ऋण 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं अंतिम पद हमारे पास कितना है, ऋण 62 है, रख दिया ऋण 62। A की जगह कितना रखेंगे, 10। N का हमें मान नहीं पता है, D का मान हमें कितना है, ऋण 3 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऋण 62 बराबर 10 ऋण 3n और धन 3 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद 3n का इस पक्ष में हम पक्षांतर कर सकते हैं। करेक्ट, दूसरे पक्ष में अगर लेके जाएं तो आ जाएगा 10 धन 62 और धन 3। करेक्ट, 10 यहाँ है, 3 यहाँ है और 62 को पक्षांतर करेंगे धनात्मक चिन्ह के साथ आएगा। 3n बराबर कितना हो गया, सबको जोड़ दो, 3 2 5, 6 और 1 7। यहाँ कोई दिक्कत, 6 और 1 7, 3 2 मिनट, एक बार इसको ठीक से जोड़ते हैं। 3 2 5 आया, यहाँ पे तो 0 है और 6 1 7 75। करेक्ट, कितना है, 75 है। अब यहाँ से भाई n बराबर कितना आ जाएगा, 75/3। हल करो, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो n का मान कितना आ गया, 25। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, अंतिम पद, क्या कहेंगे भाई, अंतिम पद L से अगर इसको प्रदर्शित करें, कौन है भाई अंतिम पद, बराबर हम लिख सकते हैं 25वां पद। अंतिम पद हम क्या लिख सकते हैं, L बराबर 25वां पद, जो कि हमारा क्या है, ऋण 62 है। बराबर कितना है भाई, ऋण 62 है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो समांतर श्रेणी 10 7 4 इस प्रकार से बढ़ रहा है, 10 7 4 ऋण 62 तक पहुँचा। अंतिम पद वो है। यार अब सिंपल से एक बात बताओ मुझे कि अंतिम पद से अगर वापस चलना है, उल्टे ओर प्रथम पद की ओर चलना है, ठीक है, क्या बोला था, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है ना। तो हमें अंतिम पद से उल्टे ओर चलना है, तो यहाँ से जो हमारा अंतिम पद है अब तो वो प्रथम पद बन जाएगा,
सिंपल सा लॉजिक है। प्रथम पद बन जाएगा, 62 क्या माइनस 62 क्या हो जाएगा, प्रथम पद बन जाएगा उल्टा चलने पर। तो ऐसे भी हो जाएगा ये ऋण 62, फिर और कुछ पद आएंगे, फिर हमको देखने मिलेंगे 4, 7 और 10। अब इस ओर चल के हमें कौन सा पद ज्ञात करना होगा, अब इस ओर चल के हमें ज्ञात करना होगा 11वां पद। कितना बोला है, 11वां पद बोला है। अंतिम से जो 11वां पद है वो सामने से कितना पद है, ये सिंपल सा लॉजिक हमको ढूंढना पड़ेगा। अंतिम से जो 11वां पद है सामने से कितना पद होगा। तो अगर आप अंतिम से चलते जाओ, पीछे से चलते जाओ, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से, तो जो अंतिम से 11वां पद होगा वो सामने से 15वां पद होने वाला है। सामने से कितना होने वाला है, 15वां पद। सर कैसे आएगा, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास इस प्रकार से पद होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि अंतिम से मैं कह देता हूँ, चलो सपोज तीसरा पद कह देता हूँ मैं, अंतिम से तीसरा पद ये हो जाएगा। टोटल कितने पद है इसमें, 6 पद है। अंतिम से तीसरा पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 5 4। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 पद है। अंतिम से तीसरा पद, अगर अंतिम से तीसरा पद की ओर चले 4 आ रहे हैं, तो सामने से जब इधर चलेंगे और इस पद को देखेंगे तो ये सामने से बनता है चौथा पद। कितना बनता है, चौथा पद बनता है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 25 पद है। कितने पद है टोटल, 25 पद है। टोटल 25 पद है। अंतिम से हम चल रहे हैं, अंतिम से चलते हुए 11 पद हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने से कितना पद होने के चांसेस है ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो, पीछे से चलते आओ, तो जब 11 गिनोगे, पीछे से चलते हो जब 11 गिनोगे, फॉर एग्जाम्पल 25वां पद है, 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15। देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 15वां जो पद है बेटा, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 15वां पद क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, जो सामने से 15वां पद है वो अंतिम से 11वां पद आपको मिल रहा है। आप इस तरह से मैन्युअली लगा के भी देख सकते हो, करेक्ट। तो भाई सामने से 15वां पद क्या हो जाएगा आपका, अंतिम से 11वां पद हो जाएगा। चेक करके आपको देखना है, ठीक है। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। इस क्वेश्चन में इतना टाइम देके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन में बाद में आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिखूँगा कि अंतिम से 11वां पद बराबर प्रारंभ से 15वां पद। और प्रारंभ से 15वां पद मतलब a धन 15 ऋण 1d, और a का मान हम जानते हैं 10 है, 14 हो गया। और d का मान कितना है हमारे पास, d का मान क्या निकाला था हमने, d का मान ऋण 3 निकाला था, ऋण 3 है, 10 आ गया, ऋण चिन्ह सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से 14 दिया हमने, यहाँ पे 52 लिया, ऋण 42 हमारे पास आ रहा है। कितना आ रहा है, ऋण 42। तो यहाँ से देख सकते हैं अंतिम से 11वां पद कहो या उसी को कह सकते हैं प्रारंभ से 15वां पद, जो कि कितना हो जाएगा, ऋण 42 हमारे पास हो जाएगा। करेक्ट, कितना हो जाएगा, ऋण 42। ये एक तरीका है निकालने का। अब जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है या इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते,
25, 24, 23 जो मैंने लिखा था इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते, तो एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तो पता है ना भाई कि ये एक समांतर श्रेणी है, इस तरह उल्टा करोगे तब भी समांतर श्रेणी रहेगा, है ना। क्रमागत दो पदों के मध्य का अंतर समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर होता है। इस कंडीशन में भी क्रमागत दो पदों के मध्य का अंतर सार्वंतर होगा। तो जो इस कंडीशन के लिए हमारे पास सार्वंतर मिलेगा, चलो मैं D1 से अगर इसको दर्शाऊं तो 7 ऋण 4 बराबर 3 मिलेगा क्या? नया सार्वंतर क्या मिल जाएगा? 3 मिलेगा क्या? तो मैं बोलूँगा नई श्रेणी के लिए मेरा जो अंतिम पद था ऋण 62 वो प्रथम पद बन जाएगा। इसको A1 से दर्शा देता हूँ, ऋण 62 हो जाएगा। और मेरा नई श्रेणी के लिए सार्वंतर कितना हो जाएगा? 7 में से 4 घटाएंगे क्योंकि यही हमें क्रमागत नंबर यही पता है, तो D का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अंतिम से तो 11वां पद चाहिए था ना, पीछे से 11वां पद चाहिए था, उल्टा कर दिया, सामने से 11वां पद कहेंगे, तो यहाँ से हम कहेंगे 11वां पद T11 क्या हो जाएगा? A धन 11 ऋण 1 D बेटा A का मान ऋण 62, 11 में 1 गया तो 10, D का मान 3। ध्यान से देखना, ऋण 62 धन 30 कितना आ रहा है यहाँ से आपके पास? T11 इक्वल टू, देखो भाई यहाँ से दिख रहा है? ओके, यहाँ पे 14 या 42 आ जाएगा, यहाँ पे 14 या 42 आ जाएगा आपके सामने। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है, गलती से मैंने 52 लिख दिया था, 14 या 42 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 32। ये कितना हो जाएगा? 32, ऋण 32। तो यहाँ से देखो हमारे पास 62 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा? ऋण 32। हाँ भाई, यहाँ के लिए यहाँ पे गलती से मैंने 52 लिख दिया था, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ऋण 32 हो जाएगा। तो ये देखो आपको ऋण 32 ही मिल रहा है, पीछे से 11वां पद निकाला, अंतिम से 11वां पद, इसको कंपेयर किया प्रारंभ से 15वां पद, कितना मिला? ऋण 32 मिला। और यहाँ से नई श्रेणी बनाई, उल्टा कर दिया श्रेणी को, नया श्रेणी बनाया, नया प्रथम पद लिया, नया सार्वंतर लिया, तो 11वां पद भाई हम जो पीछे से ले रहे थे उसको कह देंगे कि इस बार हम उल्टा श्रेणी किए तो सामने से ले दिए। तो यहाँ से देख सकते हैं ऋण 32 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऋण 32। सेम आंसर आ रहा है। 2 तरीका है, ये है आपका सेकंड तरीका, चाहे तो इससे बना लो, और ये है आपका पहला तरीका, चाहे तो इससे बना लो। दोनों के लिए देख सकते हो आंसर सेम आ रहा है, दोनों ही सही है। लेकिन अगर आप सेकंड तरीका यूज़ करोगे तो प्रॉपर वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि हमने श्रेणी को क्या किया? उल्टा किया, नई श्रेणी बनाई, प्रथम पद हमने ऋण 62 को लिया, सार्वंतर नया लिया जो कि ये मिला, तो हमारा इस नई श्रेणी में सामने से 11वां पद निकाला, और नई श्रेणी में जो सामने से 11वां पद है वही पुरानी श्रेणी के लिए पीछे से 11वां पद होगा। इस तरह मेरा जो आंसर है ये ऋण 32 जो है वो पीछे से 11वां पद एकदम करेक्ट आंसर है। आपको मेंशन करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। बाकी चाहे तो इस पहले वाले सूत्र से भी बना सकते हो, पहले वाले तरीके से भी बना सकते हो। ओके, तो आई होप आज की क्लास में सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आई होगी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के लिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डाउट हो, तुरंत करो कमेंट, बता दो क्या डाउट है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी बच्चे रात की 8 बजे की क्लास देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल न्यूज़ है। आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आपको टाइम चेंज करना है। हम लोग सोच रहे हैं 11 AM का टाइम, मॉर्निंग के 11 AM में, अगर सूटेबल है तो जल्दी से बताओ। साथ ही साथ स्पेशली अभी बिहार बोर्ड के लिए केसी सिन्हा की बुक सॉल्व करने वाले हैं, और केसी सिन्हा की बुक भाई ऐसी बुक है जो सभी बोर्ड्स के काम की है, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, तो सभी बोर्ड्स के बच्चे तो यूज़ कर ही सकते हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चे यूज़ करेंगे ही। तो अगर वो आपको चाहिए, अगर वो क्लासेस आप चाहते हैं आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके देखो। अगर नंबर ऑफ काउंट बच्चों के बढ़ेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो बिल्कुल हम वो बुक का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार की मज़ेदार क्लास में, देखते रहिए पढ़ के तो देख।